दोस्तों आज हम जानेंगे हुमायूं का शासन। ठीक है ना। बाबर की मृत्यु 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में हो जाने के बाद हुमायूं जो शासक बनता है तो उसके बाद उसे कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उसके राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव को हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले बाबर की मृत्यु जब 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में हो जाती है उसके बाद हुमायूं शासक बन जाता है, लेकिन उसके 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां थी। ठीक है ना। पहला, भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा करना। पहला जो था ये अपने साम्राज्य को, बाबर द्वारा छोड़े गए साम्राज्य को अपने भाइयों में, जो 4 भाइयों में सबसे बड़ा पुत्र जो था हुमायूं था, वो शासक तो बन जाता है, लेकिन उनके वंश परंपरा के अनुसार उनको विभाजन करना था। ठीक है ना। तो हुमायूं, कामरान, अक्सरी और हिंदा, ये 4 भाइयों के बीच में कामरान को काबुल और कांधार मिलता है। ठीक है ना। लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं होता, वो पंजाब पर आक्रमण कर देता है 1531 ईस्वी में। 1531 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण कर देता है, लाहौर को भी वो कब्जा कर लेता है। हिसार फिरोजा एक महत्वपूर्ण किला था। ठीक है ना। हिसार फिरोजा एक महत्वपूर्ण किला था, वो सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए क्योंकि आगरा और लाहौर के बीच में था और मुगल सेना में शामिल होने वाले जितने सैनिक थे वो खैबर दर्रा के उस पार, यानी हिंदुकुश पर्वत के उस पार बदख्शां, ठीक है ना, बदख्शां नामक स्थान से आते थे, जिसको कामरान पूरी तरह से प्रभावित कर सकता था, उनको मना कर सकता था, जिससे मुगल सेना यानी हुमायूं की सेना में ये हानि हो सकती थी। इसलिए हुमायूं मान जाता है। ठीक है ना। हुमायूं के फेवर में उसके गुणगान के लिए एक गीत लिखता है। कौन? कामरान। गीत के लिखने से काफ़ी खुश हो जाता है हुमायूं। और हिसार चूँकि विवादास्पद था, हिसार का किला विवादास्पद था, हुमायूं चाहता था कि हम नहीं देंगे और कामरान चाहता था कि मैं उस पर कब्जा कर लूँ। तो चूँकि वो गीत लिखता है हुमायूं के नाम पर, हुमायूं खुश हो जाता है और कामरान को वो छोड़ देता है। और ये आश्वस्त भी होता है क्योंकि कामरान ने कहा था, वो पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है कि मैं हुमायूं के ही अधीनस्थ में एक सूबेदार के रूप में काम करूंगा और पश्चिम से आने वाले जितने भी विदेशी आक्रमण हैं उनका, यानी कि उनसे रक्षा मैं करूंगा। ये हुमायूं को पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका था। तो इस प्रकार कामरान का जो मैटर था, कामरान का जो समस्या था वो निपट जाता है। दूसरी समस्या थी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर एक स्वतंत्र शासक के रूप में गुजरात और मालवा और राजस्थान के कुछ भागों पर, कुछ समय बाद वो चित्तौड़ पर भी वो घेरा डालता है। तो यहाँ पर वो शासन कर रहा था। उसका जो है ना महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी गतिविधि काफ़ी तेजी से उभर रहा था। ठीक है ना। वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति था वो। तो ये दूसरा, ठीक है, इसका भी निपटान होता है। तो सबसे पहले हुमायूं जो है, पूर्व में जो अफगान सरदार थे, यहाँ घाघरा की लड़ाई हुई थी 1529 ईस्वी में, उसमें ये अनिर्णित थी और ये क्षेत्र में लगभग सभी क्षेत्रों में अफगान सरदार के अधीन जो है वो इलाका चला गया था। और उन अफगान सरदारों के बीच में 1529 के बाद शेरशाह नामक एक अफगान सरदार काफ़ी तेजी से उभरता है, जो आगे चलकर मुगल वंश पर उसके लिए खतरा पैदा होता है। ठीक है ना। तो घाघरा की लड़ाई के बाद अनिर्णित था, अफगान सरदार वहाँ आधिपत्य में थे। अफगान हमेशा चाहते थे कि मुगलों को भारत से बाहर किया जाए। ठीक है ना। वो हमेशा षड्यंत्र करते रहते थे, जिसके तहत सबसे पहले हुमायूं ने
पूर्व के जो अफगान सरदार थे, अफगानों के जो गतिविधियां थी उसको नियंत्रित करने के लिए हुमायूं सबसे पहले 1532 ईस्वी में ददराहा या ददरा नामक स्थान पर महमूद लोदी, ठीक है, महमूद लोदी की अगुवाई में जो अफगान सरदारों के जो सेना थी उसके साथ लड़ाई होता है हुमायूं और महमूद लोदी की अफगान अफगान सेना के साथ, ठीक है, के साथ लड़ाई होती है और वहाँ महमूद लोदी को हरा दिया जाता है। और इस प्रकार जौनपुर के इलाके पर हुमायूं का कब्जा हो जाता है। आगे चल के चुनार का किला काफी महत्वपूर्ण, ठीक है ना। चुनार का किला जो शेर खां के अधीनस्थ रहता है उसमें भी वो घेरा डालता है। घेरा डालने के बाद जिस समय चुनार के किले पर घेरा डाला जाता है, इधर दक्षिण पश्चिम में बहादुर शाह आगरा के निकट तक पहुंच जाता है, उसके इलाकों को और आगे बढ़ाता है और इस इलाके तक पहुंच जाता है। जब उसको सूचना मिलती है किसे, हुमायूं को, जब वह चुनार के किले को घेराबंदी में व्यस्त था, तब वह जल्दी से बहादुर शाह से निपटने के लिए पश्चिम की ओर आता है और जल्दीबाजी में शेरशाह के साथ, क्योंकि शेरशाह के अंडर में था ये चुनार का किला, चुनार के किले के लिए जो हुमायूं के साथ एक समझौता होता है, ठीक है ना। समझौते में शेरशाह को चुनार का किला दे दिया जाता है और शेरशाह बदले में अपना एक बेटा, ठीक है ना, एक बेटा को मुगल शासन में या मुगल सेना में उसकी खिदमत के लिए भेजा जाता है, ठीक है ना। मुगल शासन को खिदमत करने के लिए शेरशाह अपने एक पुत्र को, अपने बेटा को मुगल सेना में भेजता है। ये होने के बाद जब हुमायूं बहादुर शाह को काठियावाड़ तक खदेड़ देता है, काठियावाड़ में कुछ दिनों के बाद पुर्तगालियों के साथ झड़प में, ठीक है ना, के साथ झड़प में बहादुर शाह पानी के जहाज से नीचे गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बहादुर शाह का मैटर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। बहादुर शाह का जो चुनौती था वो खत्म हो जाता है। बचा ये इधर, इस दरमियान जब हुमायूं बहादुर शाह से लड़ाई के लिए या उसको ठीक करने के लिए, उससे निपटने के लिए जब पश्चिम आता है, तो उस दरमियान शेरशाह अपनी शक्ति को अपने अफगान सरदारों के बीच वो अपने आप को एक नेता के रूप में उभर कर सामने निकालता है, दर्शाता है और उसके अंदर में, उसके झंडा के नीचे करीब करीब सभी अफगान सरदार उसके झंडा के नीचे आ जाते हैं और एक बड़ी सेना जो है फौज तैयार होती है। और उसके बाद चौसा की लड़ाई होती है, ठीक है ना। चौसा की लड़ाई होती है, ठीक है, 1539 ईस्वी, जिसमें कर्मनासा नदी के तट पर, ठीक है, कर्मनासा नदी के तट पर यह लड़ाई होती है जहां हुमायूं की हार होती है। वह जान बचाकर भाग खड़ा होता है, ठीक है। पुनः वह शक्ति अपने आप को बढ़ाता है, मुगल सेना को और बढ़ाता है और कन्नौज में जो निर्णायक होती है, ठीक है ना, कन्नौज की लड़ाई जो है 1540 ईस्वी में पुनः एक साल बाद होती है और वहाँ से जान बचाकर ईरान भाग जाता है। वहाँ भी हुमायूं जो है हारता है, पराजित होता है और ईरान में शाह के शरण में चला जाता है, ठीक है, शाह के शरण में चला जाता है और इस प्रकार अपने जान को बचाता है। लेकिन कुछ सालों बाद, ये 40 में हुआ, 3-4 साल बाद, ठीक है ना, 3-4 साल बाद हुमायूं जो है पुनः 1545 ईस्वी को जो है काबुल में कब्जा कर लेता है, ठीक है ना, काबुल में कब्जा कर लेता है। काबुल पर कब्जा करने के बाद
वह अपनी शक्तियाँ निरंतर बढ़ाते चला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद लाहौर आता है, लाहौर के बाद पंजाब, पंजाब के बाद सीधा दिल्ली पर वो कब्जा कर लेता है। तब तक शेर शाह की मृत्यु 1555 में हो चुकी होती है, ठीक है। ठीक है, तो देखो पहला फेज में 1530 में जब बाबर की मृत्यु होती है तो शासक बनता है। 1540 में कन्नौज में हारने के बाद वो ईरान चला जाता है। तो ये एक फेज हुआ 10 साल का। और दूसरा फेज जब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है 1555 में, तो पुनः वह दिल्ली को कब्जा करता है। और दूसरे ही साल 1526 ईस्वी में जो दीनपरा नामक शहर बसाया गया था हुमायूं के द्वारा, वहाँ एक पुस्तकालय में एनसीईआरटी के अनुसार कि वह पहली मंजिल से गिर कर नीचे मृत हो जाता है, लेकिन और सब पुस्तकों में ये कहा गया है कि पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरकर उसकी 1556 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। शेरशाह की मृत्यु 1555 में, इसका मृत्यु हुमायूं की मृत्यु 1556 में, ठीक है ना। तो इसके ये इर्द गिर्द छोटा सा संक्षिप्त रूप में हुमायूं का जो है इतिहास है हम लोग जाने, ठीक है ना। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि चौसा की लड़ाई, ठीक है ना, किस नदी के तट पर, कन्नौज की लड़ाई, ठीक है, ईरान के शाह हुमायूं, कामरान अक्सरी, ये ठीक है ना, बहादुर शाह, अफगान सरदार शेरशाह, ठीक है, शेरशाह की मृत्यु, शेरशाह का अभ्युदय, हम इसके बाद एक दूसरे पार्ट में शेरशाह के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। ये हुमायूं के इर्द गिर्द इतिहास था, इसलिए इसके महत्वपूर्ण जो लड़ाइयाँ हैं वो है दरदा का, ठीक है ना, दरदा का 1532, चुनार का किला, ठीक है, चुनार का किले की एक अलग कहानी है, जो शेरशाह वहाँ पर किस प्रकार कब्जा करता है, क्यों करता है, ठीक है ना। और हुमायूं जो है, हुमायूं फिर से 1545 में काबुल पर कब्जा करता है, ठीक है। तो ये थे हुमायूं का शासन और हुमायूं का जो छात्रों और अभ्यर्थियों, अब हम हुमायूं का जो इतिहास है उसका हम थोड़ा सा मूल्यांकन करते हैं, ठीक है ना। तो हुमायूं को इतिहासकारों ने जो उसका जो मूल्यांकन किया है वो काफ़ी नकारात्मक किया है, लेकिन सत्ता की पुनः प्राप्ति यानी कि 1555 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु के बाद 1545 में काबुल में और लाहौर तक आना, ठीक है ना, कब्जा करना, इसके बाद 1555 में पुनः दिल्ली पर कब्जा करना, ये इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि इस कृत्य से दिल्ली पर कब्जा करने के बाद उसकी चारित्रिक दृढ़ता का जो है प्रदर्शन होता है, यानी कि हुमायूं की चारित्रिक दृढ़ता का जो ये इसको दर्शाता है, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद है हुमायूं एकमात्र मुगल शासक था जो तैमूरी वंश परंपरा के अनुसार भाइयों के बीच में अपने साम्राज्य, अपने खजाने का बंटवारा किया, ठीक है ना। हुमायूं एकमात्र मुगल शासक था, इसके बाद वह के न इससे पहले बाबर, ठीक है ना, कोई भी शासक, मुगल शासक अपने भाइयों में साम्राज्य या धन संपत्ति या खजाने का बंटवारा नहीं किया था। तो एकमात्र हुमायूं था, जो इसके लिए प्लस पॉइंट है। उसके बाद है तबल ए अदल, ठीक है ना, न्याय ढोल। किसी भी फरियादी को उसके शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में ढोल बजाकर अपने न्याय की फरियाद करना, ठीक है ना, अपने न्याय के लिए फरियाद कर सकता था। तो ये तबल ए अदल एक विभाग बना दिया गया था हुमायूं के शासनकाल में, ये जिसे हम न्याय ढोल भी कहते हैं। जिस किसी फरियादी को जरूरत हो तो न्याय ढोल की मदद से उसे न्याय प्राप्त हो सकता है। हमें मालूम है कि बहादुर शाह जफर के निदान के बाद, उसके समस्या से निपटने के बाद पुर्तगालियों से झड़प में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो आराम 1.5-2 साल तक, ठीक है ना, हुमायूं क्या करता है कि दिल्ली के आसपास यमुना तट पर दीनपराह नामक एक सिटी, शहर का निर्माण करता है, जहां अपने दुश्मनों और दोस्तों सभी को प्रभावित करने के लिए वो शहर बनाया जाता है। वहाँ एक पुस्तकालय भी होता है, ठीक है ना, जिससे वो उसकी सीढ़ी से
या जैसे एनसीईआरटी कहता है कि उसके पहली मंजिल से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। ये दीनपरा नामक शहर की स्थापना हुमायूं ने की थी। सप्ताह में हुमायूं का सबसे बड़ा, ठीक है ना, सबसे बड़ा जो विशेषता था कि वो सप्ताह में 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, ठीक है ना। एक कपड़ा दूसरा दिन नहीं चल रहा था, ठीक है। तो इस सप्ताह में 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। और ऐसे जैसा कि जाना कि 1555 में वह 1540 में सत्ता गंवाता है, शासन गंवाता है, दिल्ली को गंवा देता है और 1555 ईस्वी में फिर से इसको प्राप्त करता है। इससे हुमायूं के चारित्रिक दृढ़ता का प्रदर्शन होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये डीपली हम लोगों ने जाना पीजीटी, टीजीटी और एनटीपीसी जीएस पेपर, जेपीएससी, यूपीएससी, इन सारे तथ्यों को अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको याद करने में सुविधा होती है, ठीक है ना। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं इनमें आपको ये वीडियो काम आने वाला है। ये सभी के लिए उपलब्ध है, सब ये ऐसा ही बनाया ही गया है कि आपको डीपली से लेकर के साधारणतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी इस वीडियो से लाभ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।